फ्रेंड्स, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो हम डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में जाना, जिसमें कि हमने देखा डीएनए सीक्वेंसिंग को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला जो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, उसमें कौन सा हमने देखा था, केमिकल डिग्रेडेशन मेथड के बारे में पढ़ा था, जिसको हम मैक्सम और गिलबर्ट सीक्वेंस या मैक्सम और गिलबर्ट मेथड भी बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे, दूसरे मेथड के बारे में यानी कि सेंगर मेथड के बारे में जानेंगे, और फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पायरो सीक्वेंसिंग मेथड के बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है, इसी के साथ केमिकल डिग्रेडेशन मेथड, इन दोनों के बारे में अगर आपको जानना हो तो इस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और साथ ही में इनके नोट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। आज की वीडियो में हम सेंगर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स भी चाहिए, प्रॉपर नोट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक दी हुई है, वहां पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, ये छोटा सा डेफिनेशन से ही हम समझ लेते हैं। कोई भी जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल होता है, उसके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना यानी कि उसके नाइट्रोजनस बेस को आइडेंटिफाई करना इज नोन एज डीएनए सीक्वेंसिंग। यानी कि ये हमारा कोई डीएनए फ्रेगमेंट है, हमें इसमें इन सीक्वेंस के बारे में पता करना है, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं कि इनका सीक्वेंस क्या है, यानी कि एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये इनके सीक्वेंस को पता करना इज नोन एज डीएनए सीक्वेंसिंग। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये डीएनए सीक्वेंस है, तो अगर हम इसके डीएनए सीक्वेंसिंग को आइडेंटिफाई कर लेंगे, हमारे पास पता चल जाएगा कि इसकी सीक्वेंस क्या है, जिसकी मान लीजिए कुछ भी हो सकती है, ए टी सी जी जी सी टी, इस तरीके से। तो ये हमने जो सीक्वेंस पता करा है इस डीएनए फ्रेगमेंट का, इसी को हम डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो ये जो डीएनए सीक्वेंसिंग है, ये हम 3 तरीके से पता लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। सेंगर मेथड को सबसे पहले करा था फ्रेडरिक सेंगर ने, और इन्हीं के नाम पे इस एक्सपेरिमेंट का नाम रख दिया गया। इसी के साथ हम इस मेथड को चेन टर्मिनेशन मेथड भी बोलते हैं। तो कभी कभी हमारे एग्जाम में या एमसीक्यूज में चेन टर्मिनेशन मेथड के नाम से भी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और सेंगर मेथड करके भी पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों नाम तो याद रखने इम्पोर्टेंट है ही। अब इसके बाद इसका दूसरा नाम भी है, जिसको हम डिडॉक्सी मेथड भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं हम ये भी देखेंगे। और इसी के साथ इसका एक और नाम है, जिसको हम प्लस माइनस सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो ये इसके अल्टरनेटिव नेम है जो सेंगर मेथड को ही एक्सप्लेन करते हैं। हम इस मेथड की डेफिनेशन को देखेंगे तो हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, तो इसी के लिए हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, कैसे कैसे किया जाता है, यानी कि इस मेथड को कैसे कैसे किया जाता है। तो उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि इसको चेन टर्मिनेशन मेथड क्यों कहा जाता है, इसी के साथ रिडॉक्सी मेथड, प्लस माइनस मेथड क्यों कहा जाता है। और फिर उसके बाद हम जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो किसी भी मेथड को करने से पहले हमें कुछ इक्विपमेंट्स की, कुछ रिएजेंट्स की, एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो इस मेथड में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम एक साइड में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डीएनए का फ्रेगमेंट चाहिए होगा, जिस डीएनए फ्रेगमेंट का हमें सीक्वेंस पता करना है। तो फर्स्ट वन इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए होगा। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम बाद में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कर लेते हैं बाय द हेल्पिंग ऑफ डिनेचुरेशन प्रोसेस। उसके बाद हमें कुछ एंजाइम्स भी चाहिए होते हैं, एंजाइम जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसके बाद हमें प्राइमर चाहिए होता है, डीएनटीपी चाहिए होते हैं, डीएनटी, और डीडीएनटीपी भी हमें चाहिए होते हैं। तो मेजर रिक्वायरमेंट जो होती है हमारे इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ये होती है। इसी के साथ हमें 4 टेस्ट ट्यूब भी यूज करने होते हैं, क्योंकि ये जो पूरा मेथड होता है ये इन 4 टेस्ट ट्यूब में होता है। तो हम सबसे पहले ये जो 2 टर्म दिए हुए हैं इनको समझ लेते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों टर्म समझ में आ गए तो पूरा मेथड हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं के बेस पे ये पूरा मेथड किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा डीएनटीपी, तो इसकी क्या फुल फॉर्म है, एन का मतलब होता है नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन
और थाइमीन। टी का मतलब होता है ट्राई यानी कि 3, और पी का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप। और यहाँ पर ये जो डी है इसका मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज। तो अगर हम डीएनटीपी के बारे में बोले तो ये क्या होता है, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर जो होता है हमारा, वो कनेक्ट होता है हमारे किसी भी 4 बेस पेयर से, यानी कि नाइट्रोजनस बेस से कनेक्ट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं डीएनटीपी। तो हमें पता है जो हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो 3 चीज से मिलकर बना हुआ होता है। फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर प्रेजेंट होती है, डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, और इसके बाद हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है। तो जब हमारा डीऑक्सी राइबोज शुगर नाइट्रोजनस बेस से कनेक्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, डीएनटीपी। किसी भी नाइट्रोजनस बेस से कनेक्ट हो सकता है। तो अब इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे राइबोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस हम मान लेते हैं क्या कनेक्ट है, एडेनिन। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर, तो क्या मतलब हो गया, डीऑक्सी राइबोज शुगर से हमारा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, कनेक्ट है, और ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, 1 2 3, ये लीनियर में होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीएनटीपी। तो डीएनटीपी जो होते हैं, क्योंकि 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो डीएनटीपीज भी हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला है N की जगह हम सिर्फ नाइट्रोजनस बेस लगा देंगे, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये होगा डी एटीपी, डी सीटीपी, डी जीटीपी और डी सीटीपी। डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये होते हैं हमारे डीएनटीपी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम डीएनटीपी डालेंगे किसी भी डीएनए के मॉलिक्यूल में, तो क्या होगा, ये अटैच हो जाएगा डीएनए के मॉलिक्यूल से और उस चेन इलोंगेशन को आगे कैरी ऑन करता है। अब हम दूसरा टर्म देखते हैं, डीडीएनटीपी का क्या मतलब। डीडीएनटीपी का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है डाई डीऑक्सी, N मीन्स नाइट्रोजनस बेस और T मीन्स ट्राई एंड P मीन्स फॉस्फेट। तो अब इन दोनों में क्या मेन फर्क होता है कि ये जो हमारा डाइडिऑक्सी होता है, इसके जो शुगर स्ट्रक्चर होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, आपको अगर पता हो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसके 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता। इन डिफरेंस क्या होगा, जो हमारा डाइडिऑक्सी होता है इसके 3 प्राइम एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमारा डीडीएनटीपी किसी चेन के मिक्सचर में आ जाता है तो वहां से चेन टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि वहां से चेन इलोंगेट नहीं कर पाती है। तो एनटीपी में 3 प्राइम पर नॉर्मली क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारा डीडीएनटीपी होते हैं इसमें 3 प्राइम एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कमी होती है, जिसकी वजह से अगर हमारे चेन में ये मॉलिक्यूल आ जाता है तो वहां पर चेन टर्मिनेट हो जाती है। तो यहाँ पर जो मेन बॉस होता है इस मेथड में वो यही होता है, इसी पे ही पूरा मेथड वर्क करता है। अब हम देखते हैं इस मेथड को कैसे प्रोसीज आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लेंगे, वो फ्रैगमेंट डीएनए का जिसकी सीक्वेंस हमें पता करनी है। तो हमारा ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसको हमने आइसोलेट कर लिया। अब सबसे पहला स्टेप हमारा होता है इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीनेचुरेट करना। हम क्या करेंगे, डीनेचुरेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में हो जाएगा। अब हमें इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का क्या सीक्वेंस पता करना है। तो अब अगर हमें इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का सीक्वेंस पता हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी पता हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। कहने का क्या मतलब, अगर मान लीजिए यहाँ एडेनिन होगा
तो यहाँ पर थाइमीन ही होगा। तो इस तरीके से हमें दूसरे सीक्वेंस का पता चल जाता है। और जिस डीएनए का फ्रेगमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इस डीएनए के फ्रेगमेंट को हम क्या बोल देते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को आइसोलेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे और इनको लेबल कर देंगे हम। तो इनके क्या क्या नाम रख सकते हैं, ये होगा हमारा DATP, जैसे कि मैंने बताया था DNTPs है, तो इनके नाम से हम लेबल कर देंगे। इसका नाम हो जाएगा DCTP, DGTP, DGTP और DTTP। ठीक है, तो इन चारों टेस्ट ट्यूब को हम इस तरीके से लेबल कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, हम इसको पहले क्लोनिंग कराते हैं, यानी कि इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। मल्टीपल कॉपी बनाने के बाद हम इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को चारों टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट में डाल देते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में हम क्या क्या ऐड करेंगे, ऐड अपना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, प्राइमर ऐड करते हैं। उसके बाद इसमें और क्या चीज हम ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसमें हम ऐड करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम केस में हेल्प करता है डीएनए को एलोंगेट, यानी कि डीएनए के स्ट्रैंड को बनाने में हेल्प करता है। हम इन चारों टेस्ट ट्यूब में एक और चीज डालते हैं, DDNTP, लेकिन ये चारों टेस्ट ट्यूब में हम अलग अलग डालेंगे। यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में हम कौन सा डालेंगे, क्योंकि इसमें एडेनिन से लेवल है, तो DDATP डालेंगे। ऐसे ही इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे, DDC है तो CTP डालेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे, DDGTP, और इस टेस्ट ट्यूब में हम DDTTP। तो ये हम डालेंगे चारों टेस्ट ट्यूब में। अब हम डालेंगे DNTP, यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो हम पहले टेस्ट ट्यूब फर्स्ट के बारे में बात कर ले। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या था, डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड था। अब हम इस सिंगल स्ट्रैंड को अपने आप मान लेते हैं, क्या सीक्वेंस हो सकता है, मान लीजिए N यानी कि न्यूक्लियोटाइड बेस है ना, हमें पता नहीं है। ठीक, तो कुछ सीक्वेंस हम अपनी मर्जी से भी ले लेते हैं, जैसे कि GTGCA। तो ये हम एक सीक्वेंस मान लेते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि इस डीएनए का सीक्वेंस ये हो सकता है। ठीक है ना। अब हमने क्या बोला, ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब हमने इसमें क्या पहला ऐड किया था, प्राइमर ऐड किया था। तो प्राइमर यहाँ पर आके अटैच हो गया। इस प्राइमर की भी सीक्वेंस क्या हो सकती है, हमें पता नहीं है। तो N इसी की कॉम्प्लीमेंट्री होती है पर। ठीक है, इस प्राइमर में यानी कि ये 5 प्राइम होगा और ये OH ग्रुप होगा यहाँ पर, यानी कि 3 प्राइम होगा। तो अब क्या होगा, हमने इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी डाला था। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से ये प्राइमर क्या करेगा, ये नया स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा। क्या करेगा, नया स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा इस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में क्या करेगा, स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा। क्या होगा, चेन इलोंगेट होनी शुरू होगी। लेकिन जैसे ही मान लीजिए T आएगा, T किसके साथ अटैच होता है, एडेनिन के साथ अटैच होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर जो एडेनिन के लिए मॉलिक्यूल है वो 2 है, DATP है और DDATP है। तो इन केस मान लीजिए अगर DDATP आके अटैच हो जाता है यहाँ पर, तो क्या होगा, हमने बताया था DDATP क्या कर देता है, चेन को टर्मिनेट कर देता है, यानी कि चेन को रोक देता है। तो इसका क्या मतलब है, जो हमारी चेन बनेगी सिर्फ यहाँ तक ही बनेगी। तो या तो ये भी जुड़ सकता है और ये भी जुड़ सकता है, कोई सा भी जुड़ेगा। अगर मान लीजिए DATP जुड़ता है इसके साथ, तो क्या होगा, ये चेन आगे अपने नॉर्मल तरीके से इनिशिएट करेगी। लेकिन इन केस हमारा DDATP जुड़ जाता है तो हमारी चेन यहाँ पर ही टर्मिनेट हो जाए। मान लीजिए DDATP यहाँ पर आके बाइंड कर गया, ठीक है, यहाँ पर DDATP आकर बाइंड कर गया,
तो क्या हो गई, हमारी चेन यहाँ पर ही रुक गई है। तो हमें सिर्फ इतना ही फ्रेगमेंट मिलेगा पहला। तो मान लीजिए हमें क्या मिला, जी के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ क्या बनेगा, सी बनेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर आके जुड़ गया, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं डी डी ए से, डी डी ए। तो हमें पहला फ्रेगमेंट ये मिला जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब मान लीजिए हो सकता है यहाँ पर ये ना जुड़ के DATP जुड़ जाए, ठीक है। तो DATP अगर यहाँ जुड़ेगा तो क्या होगा, चेन आगे इलोंगेट करे, क्योंकि इस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ एक ही डीएनए सीक्वेंस नहीं है, ये डीएनए का फ्रेगमेंट एक ही नहीं है, काफी सारे हमने क्लोनिंग कराई है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर अगर ये जुड़ जाता है तो ये चेन आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक। तो ये आगे बढ़ते बढ़ते ये इसका जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी बनाएगी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री इसने ए बना दिया, इस जी का कॉम्प्लीमेंट्री भी सी बना दिया, इसका सी बना दिया। अब यहाँ एडेनिन का थाइमीन बना दिया, उसके बाद सी का जी, यहाँ पर फिर से जी आ गया। सेम कंडीशन यहाँ पर होगी जैसे यहाँ पर हुई कि अब यहाँ पे ये भी ऐड हो सकता है, ये भी ऐड हो सकता है। हम मान लेते हैं कि मान लीजिए ये ऐड हो गया, यानी कि DDATP ऐड हो गया, तो अब फ्रेगमेंट कितना बना, इतना बना। तो ये हमें दूसरा फ्रेगमेंट मिल गया, तो वो ये फ्रेगमेंट हमें क्या मिला है, CACCTG, और यहाँ फिर से क्या आ गया, DDA, डाइडिऑक्सी एडिनिन। अब उसके बाद हो सकता है यहाँ पर ये ना जुड़ के ये जुड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर DATP जुड़ गया, तो ये आगे फिर से चेन इलोंगेट करेगी। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यानी कि यहाँ पर DDATP जुड़ जाता है, तो ये चेन हमें इतनी ही मिलेगी सिर्फ। तो CACCTG A और उसके बाद DDA, ठीक है। अब उसके बाद फिर से ये चेन इलोंगेट करेगी, अगर यहाँ पर DATP जुड़ जाती है तो, यानी कि यहाँ एडिनिन, थाइमीन, और फिर से ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो अब हमें ये फ्रेगमेंट मिला, तो CACCTGAATT, फिर से DD। तरीके से हमें इस टेस्ट ट्यूब में, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में 1 2 3 4 4 हमें फ्रेगमेंट अलग अलग सीक्वेंस के, अलग अलग साइज के मिल जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो एक एक पॉइंट बहुत क्लियर अच्छे से हो जाएंगे। ऐसे ही अब हम सेकंड टेस्ट ट्यूब में करेंगे, उसमें जैसे हमने इसमें क्या करा था, हुआ था जहां पर भी DDATP आया वहां पर चेन टर्मिनेट हो गई, यानी कि रुक गई। अब सेम ऐसे यहाँ पर होगा, जहां पर भी जब C यानी कि साइटोसिन जुड़ेगा तो वहां पर चेन टर्मिनेट हो जाएगी और हमें अपना फ्रेगमेंट मिल जाएगा। तो कैसे, अब मान लीजिए ये DDCTP यहाँ पर आकर आगे जुड़ गया, तो चेन आगे इलोंगेट नहीं हो पाएगी और यहाँ पर ही टर्मिनेट हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ हमें ये ही मॉलिक्यूल मिलेगा, यानी कि DDC ही मिलेगा। फिर से अगर मान लीजिए ये ना जुड़ के ये जुड़ गया तो क्या होगा, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, थाइमीन के साथ एडिनिन, जी के साथ यहाँ पर C, तो C अगर ये वाला जुड़ गया तो यहाँ पर फिर से हमें नया फ्रेगमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, CADDC। इसी तरीके से हमें सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें चारों टेस्ट ट्यूब में ये फ्रेगमेंट मिल जाएंगे, ये टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3 एंड टेस्ट ट्यूब 4। तो इस तरीके से हमें चारों टेस्ट ट्यूब में फ्रेगमेंट मिल जाएंगे। इसमें DDG था, इसमें DDT था, और इसमें C और इसमें A। अब क्या करेंगे, हम चारों टेस्ट ट्यूब में ये जो फ्रेगमेंट्स हमें मिले हैं इसको हम रन कराते हैं एग्रोस जेल में बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि जैसे ही हम वेल में डालेंगे इन जेल को,
डीएनए फ्रेगमेंट्स को, तो क्या होगा, ये अपने साइज के अकॉर्डिंग रन करना शुरू कर देंगे। तो अब उन फ्रेगमेंट्स को हम रीड आउट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें जो हमारा डीएनए था, डीएनए फ्रेगमेंट, उसके सीक्वेंस के अरेंजमेंट का पता चल जाता है। तो इसको अब हम एक बार देख लेते हैं कैसे हमने रन कराया, कैसे हमें सीक्वेंस पता चला। तो जब हम सभी फ्रेगमेंट्स को, चारों टेस्ट ट्यूब के फ्रेगमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराते हैं तो हमें कुछ इस तरीके के बैंड्स दिखते हैं। तो ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब का है, ये सेकंड टेस्ट ट्यूब का, थर्ड टेस्ट ट्यूब और फोर्थ टेस्ट ट्यूब का है। तो ये जो हमें बैंड्स दिख रहे हैं ये है हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स। अब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब हम रीड आउट करते हैं तो सीक्वेंस को हम नीचे से ऊपर करते हैं, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम हम रीड करते हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट रो में हमें कौन सा मिला है, किस टेस्ट ट्यूब में से, सेकंड टेस्ट ट्यूब यानी कि सी। तो यहाँ पर हमने सी मार्क कर दिया। अब उसके बाद सेकंड वेल में, यानी कि जो हमारा सेकंड रो है उसमें ए से मिला है, यानी कि ए। अब उसके बाद थर्ड में हमें किससे मिला है, सी से। फोर्थ में भी हमें सी से मिला है, तो सी। अब उसके बाद फिफ्थ में हमें किससे मिला है, फिफ्थ में मिला है हमें टी से। सिक्स्थ में हमें जी से मिला है। सेवंथ में हमें एडेनिन यानी कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब से, और एट्थ में भी हमें फर्स्ट टेस्ट ट्यूब से। तो क्या हो जाएगा, ए। 8 के बाद 9 हमें किससे मिला है, फोर्थ टेस्ट ट्यूब यानी कि टी। अब उसके बाद 10 में भी टी। 11 हमें फर्स्ट टेस्ट ट्यूब यानी कि एडेनिन। अब उसके बाद 12 सी, 13 जी और लास्ट 14 टी। तो ये हमें स्ट्रैंड मिले, हमें इसके कॉम्प्लीमेंट्री मिले हैं। जैसे देखो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, टी का ए, जी का सी, ये जो हमें मिला ये था हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम नीचे से। तो अब आप देख लीजिए 5 प्राइम से 3 प्राइम और इसमें 5 प्राइम से 3 प्राइम, ए सी जी मैच कर लीजिए, बिल्कुल आपको सीक्वेंस के अरेंजमेंट आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से सेंगर मेथड किया जाता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये हम एक बार और देख लेते हैं, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो भी कैसे होते हैं ये भी A to Z बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सेंगर मेथड से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग जेल पैटर्न वाज ऑब्टेन इन एन अटेम्प्ट टू सीक्वेंस a DNA molecule using the Sanger method. What is the sequence of DNA molecule in question? यानी कि आपको सेंगर मेथड की हेल्प से बताना है कि ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमें मिले हैं इसके क्या सीक्वेंस होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाएं, इसी के साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और जितनी भी ब्रांचेज हैं हमारी बायोटेक्नोलॉजी की उससे रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहे टाइम टू टाइम, जिसमें कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे।